हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड और जीके जीएस रीजनिंग से रिलेटेड आपको लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा दूंगा। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग अगर चाहते हैं हिंदी की अच्छे से तैयारी करना तो हिंदी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक बुक भी प्रिपेयर की है जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके चैप्टर हैं आपको सब के सब जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट जो उसकी थ्योरी है वो भी मिल जाएगी, वन आना क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ आपके 10 से 12 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी बीएड की तैयारी हो गई है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर हिंदी आता है उन सभी के लिए जो है काम आने वाला है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस बुक को तो नीचे इसका लिंक जो है मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो आप लोग सीधे आपको आना है हमारे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पर। आपको कोई भी डाउट हो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आकर के वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। सारे जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। इसके पहले देखिए मैंने 5 क्वेश्चन इसके पिछले कर दिए क्योंकि वो गद्यांश वाले क्वेश्चन थे। तो गद्यांश वाले क्वेश्चन आप लोग कर ही ले आते हो। तो यहाँ पर सीधे आते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए कह रहा है जब कोई सरकारी प्रपत्र या सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपत्र। देखिएगा ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिपत्र। जी हाँ दोस्तों, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। और इसे याद रखिएगा गस्ती पत्र भी कहते हैं। याद रखिए अगर आपके पेपर में ऑप्शन में परिपत्र के स्थान पे गस्ती पत्र दिया गया है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। इसको हम लोग परिपत्र के अलावा गस्ती पत्र भी कहते हैं। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। समझ गए दोस्तों। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रेषक एक ही अधिकारी होता है तथा पाने वाले अनेक होते हैं। समझिए इसमें जो प्रेषक होता है वो एक ही होता है लेकिन पाने वाले जो होते हैं आपके अनेक होते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये क्या कह रहा है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्ध शासकीय पत्र। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जी दोस्तों सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो अर्ध शासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है दोस्तों सरकारी कार्यों में तत्परता और द्रुतगामी प्रदान करना और साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप सब लोग लिखते आए हैं बचपन से ही, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ऑप्शन जिसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जी हाँ तो एक विद्यार्थी जो है अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकता है। तो ऑप्शन जिसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। देखिए संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए। तो याद रखिएगा संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के एक तिहाई शब्दों का प्रयोग होता है। कितना होता है, एक तिहाई शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका बी है एक तिहाई शब्दों में, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हिंदी में ध्वनियाँ की कितने प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ध्वनियाँ आपकी कौन कौन सी होती हैं, स्वर ध्वनि होती है और आपकी व्यंजन ध्वनि होती है। याद रखिएगा आपका एक स्वर होता है और एक आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। तो ये 2 प्रकार की आपकी ध्वनियाँ होती हैं। दोस्तों इसका जो आपका पीडीएफ है ये बिल्कुल आंसर की के साथ आपको पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप लोग वहां पर जुड़ना ना भूलें जिससे आप लोग को किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन में या किसी प्रकार के चीजों में दिक्कत ना हो। तो पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मात्रा के आधार पर आपको बताना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मात्रा के आधार पर याद रखिएगा स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका हर्ष स्वर होता है, आपका यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 2 कौन कौन से होते हैं, एक आपका हर्ष स्वर होता है और इसके अलावा एक आपका दीर्घ स्वर होता है। तो ये आपके मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, हर्ष स्वर और आपका दीर्घ स्वर।
तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? हर्ष स्वर के अंतर्गत आपका छोटा आ, छोटी ई, इसके अलावा कौन सा आता है? याद रखिएगा, जितने भी हैं आपको मैं यहाँ पर बताते चलूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस ना करो। इसके अलावा दीर्घ स्वर के अंतर्गत बात करते हैं तो बड़ा आ जाता है, बड़ी ई आ जाता है, इसके अलावा ऊ, ए भी आता है, याद रखिएगा ए भी आता है और आपका ए भी आता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ओ भी आता है और ओ, इसके अलावा ओ और औ दोनों आता है और आपका आ आता है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इतने आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपसे क्या कह रहा है? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर आपको बताना है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीवा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि किसके आधार पर? मैंने मात्रा के आधार पर बताया था स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जीवा के आधार पर याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं ये भी याद कर लीजिए। अग्र स्वर, कौन से भाई? अग्र स्वर आपका होता है। इसके अलावा आपका मध्य स्वर होता है, अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और आपका दोस्तों इसके अलावा पश्च स्वर होता है। कौन सा होता है दोस्तों? पश्च स्वर होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके जीवा के आधार पर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो ये देखिए अग्र में आपका ई, बड़ी ई, ए और ए आता है। मध्य में कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक ही आता है आ, और पश्च स्वर के अंतर्गत आपका बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके अलावा आपके आते हैं ओ और औ, ओ और आपका औ। ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? पश्च के अंतर्गत आती हैं। ये अग्र के, मध्य के अंतर्गत, और अग्र में आपको बता ही दिया ई, बड़ी ई और दोस्तों आपका ए और ए। तो ये सारे आपके हैं अग्र, मध्य और पश्च। तो टोटल आपके 3 प्रकार के जीवा के आधार पर स्वर होते हैं। देखिए ये जो सारी चीजें आपको यहाँ पर सामने लिखी हुई दिख रही हैं, आपको पीडीएफ में सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा, जिससे आप लोग उसको रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर देखिए कौन सा है? तो दया, माया, भाषा और आभार। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आभार जो है आपका ऑप्शन जो इसका डी है, आभार जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दया, माया और भाषा आपके कैसे शब्द हैं? आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा शब्द है? यहाँ पर देखिए आशा, कष्ट, क्षमा और सेना में अगर देखा जाता है तो यहाँ पर आशा जो सॉरी यहाँ पर जो कष्ट शब्द है, याद रखिएगा ऑप्शन जिसका बी है, कष्ट शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है, जबकि आशा, क्षमा और सेना आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में काफी सारे लोग गलती करके आए थे, सेना लगा करके आए थे पुल्लिंग में, लेकिन आपका यहाँ पर कष्ट आपका पुल्लिंग के अंतर्गत होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए स्त्रीलिंग आपको बताना है विवाद, सार, रूप और आय। तो इनमें स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा भाई? अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो विवाद, सार, रूप और आय में आपका जो आय शब्द है यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है, ऑप्शन जो इसका डी है आय, ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ जी हाँ दोस्तों, आय आपका स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जो आपके चारों ऑप्शन है वो आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग है? देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा? गृह, चंदन, पत्ता और सभा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो सभा है, ऑप्शन जो इसका डी है सभा, ये आपका एक स्त्रीलिंग है। कैसा है आपका? सभा एक आपका स्त्रीलिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गृह की, पत्ता की, चंदन की, तो ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपसे क्या कह रहा है, 17 आपसे क्या कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है? सबको पता है भाई संधि जो होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की आपकी संधियां होती हैं। कौन कौन सी संधि होती है आपकी? स्वर संधि होती है और आपका व्यंजन संधि होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका तीसरी बात करें तो आपका विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की आपकी संधियां होती हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अंदर भी बहुत सारी संधियां होती हैं, आपको संधि में डिटेल में पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं सदानंद के बारे में तो सत्य धन आनंद, यानी कि ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्य धन आनंद, ये सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सी संधि होगी तो याद रखिएगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि होगी?
व्यंजन संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, अच्छा संधि तो पूछा नहीं गया है, तो आपका यहाँ पर व्यंजन संधि होगा, ये चीज याद रखिएगा। और आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सत्य धन आनंद, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 19 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। अगर हम बात करते हैं पुस्तकालय के बारे में, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। क्या हो जाएगा भाई, पुस्तक प्लस आलय। यानी कि अगर देखिए तो आप अब यहीं से बता सकते हैं कि आपका कौन सा संधि हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय, यानी कि छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। तो ऑप्शन जो इसका ए है दीर्घ, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा। किसका बता रहा भाई, अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद बताना है। तो अभि प्लस उदय, देखिए यहाँ पर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाएगा चुहा है। तो अभिधन उदय का होता है अभ्युदय, यानी कि ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे अनुदय धन अय बराबर अन्वय होता है, प्रत्यय धन अनुमति बराबर प्रत्यनुमति होता है। इसी तरह अभि प्लस उदय का मतलब होता है अभ्युदय। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यड़ संधि। क्या हो जाएगा आपका, यड़ संधि हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 21 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है। अब देखिए यथासंभव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा। तो देखिए यथासंभव यानी कि यथासंभव जितना संभव हो, इसका मतलब हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका क्या होता है, प्रथम पद आपका प्रधान होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो आपका दूसरा पद होता है प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान के साथ साथ अव्यय भी होता है, ये भी याद रखिएगा। प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, और ये जो अव्यय होता है ये अव्यय और संज्ञा के संयोग से यानी कि योग से बनता है तथा क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आपका प्रत्येक दिन यानी कि प्रतिदिन, आपका प्रत्येक दिन आपका वो भी आपके एक अव्ययी समास होगा। और अनुरूप यानी कि रूप के योगी, ये भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर की अगर हम बात करते हैं, परम ईश्वर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं, कर्मधारय समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद जो होता है आपका वो प्रधान होता है, उत्तर पद आपका इसमें प्रधान होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। और पूर्व पद व उत्तर पद में याद रखिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय या विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। तो यहाँ पर परम धन ईश्वर, परम ईश्वर मतलब होता है आपका कर्मधारय समास। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष में अगर बात किया जाए कौन सा उपसर्ग है, तो अधि प्लस क्या हो जाएगा, अधि प्लस अच, यानी कि यहाँ पर अधि उपसर्ग है। यहाँ पर अधि होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका अधि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया भाई। यहाँ पर अभी दिया गया है, अध दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन, आई होप यहाँ पर गलत होना चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि 23 का आंसर यहाँ पर शायद गलत है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग होगा, याद रखिएगा। अध्यक्ष में आपका अधि उपसर्ग होना चाहिए, समझ गए। तो ऑप्शन जिसका कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है संग्राम में उपसर्ग बताना है आपको। संग्राम में देखिए क्या उपसर्ग हो जाएगा। संग्राम का मतलब होता है सम धन ग्राम, ये वाला सम होता है, याद रखिएगा। सम प्लस ग्राम से मिलकर बना है आपका संग्राम, यानी कि आपका ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, संग्राम, यानी कि सम धन ग्राम। इसकी तरह समबाहु, समीकरण, ये सारे आपके समग्र, समक्ष आपके इसी उपसर्ग से मिलकर बने हुए सम उपसर्ग से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, सॉरी 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। भाई सावधानी, देखिए आनी भी प्रत्यय होता है, ई भी प्रत्यय होता है, नी भी प्रत्यय होता है, लेकिन अगर सावधानी के शब्द की बात करें तो सावधान, देखो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। देखिए सावधान एक आपका यहाँ पर उपसर्ग है, क्या है, सावधान आपका उपसर्ग है। तो सावधान में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, ई जोड़ देते हैं, तो आपका सावधानी बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सावधानी में आपका ई प्रत्यय होगा। ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। जैसे बदमाशी, महाजनी, दलाली, जालसाजी, यहाँ पर सब आपका ई प्रत्यय ही होता है।
क्वेश्चन नंबर देखिए 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। देखिए जिंदगी की अगर हम बात करते हैं तो जिंदगी में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का दोस्तों, ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन जिसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका जिंदगी, जैसे आपका अभी मैंने सावधानी बताया था, वैसे आपका जिंदगी में भी आपका ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ई प्रत्यय से बनने वाले आपको दोस्ती, चोरी, सफेदी, नरमी, बहुत सारे आपको मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए कौन सा शब्द आपका तत्सम है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रिय। जी हाँ, तो प्रिय जो है आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है याद रखिएगा पिय होता है। क्या होता है, पिय होता है। मोर के बारे में, तो मोर जो है वो आपका एक तद्भव है और आपका यहाँ पर मयूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मयूर हो जाएगा। अगर बात करते हैं पिया के बारे में, तो पिया जो है वो बेसिकली आपका तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर पिया की बात करते हैं तो पिया आपका एक तद्भव शब्द है। और इसकी बात अगर हम बात करते हैं चार के बारे में, तो चार जो आपका एक तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वो आपका चतुर्थ होता है। क्या होता है भाई, चतुर्थ होता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको ये बताना है। तो तत्सम यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो देखिए वचन, श्लाका, तिक्त और चार में तत्सम कौन सा नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर चार हो जाएगा। ये आपका एक तद्भव शब्द है और मैंने इसका तत्सम आपको बता दिया ऑलरेडी, क्या होता है, चतुर्थ होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। वचन के बारे में बात करते हैं तो वचन का तद्भव आपका वचन होता है, वचन होता है। श्लाका का मतलब होता है सिलाई, याद रखना भाई, श्लाका का जो तद्भव होता है आपका क्या होता है, सिलाई होता है। इसके अलावा तिक्त की बात करें तो इसका जो तद्भव होता है तिक्ति होता है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहिए था, तिक्ति होना चाहिए था। तो तिक्ति का मतलब होता है तीता। क्या होता है भाई, तीता होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका रिक्शा है, ऑप्शन जिसका ए है रिक्शा, ये आपका एक विदेशज शब्द है। ये कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। याद रखिएगा ये आपका एक जापानी शब्द है, विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन जिसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। जूता, तेंदुआ, नव, ये सारे आपके देशज शब्द है। और नव आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नया होता है। नव जो है आपका एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है आपका नया होता है। चलिए आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। तो आपको बताना है गाय में गाय कौन सी संज्ञा है। तो आपको ये आपका आज का होमवर्क है, तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। चलिए आज का ये होमवर्क है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है। तो आज के आज का ये जो टेस्ट है यहीं पर समाप्त होता है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नया चैनल जो है हमारा, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपको लगातार प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर से वही कहूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।